डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। महोदय, जब मैं वर्ष 1984 में इस सभा में आया था उस समय सीधा प्रसारण नहीं होता था। अब न केवल लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है बल्कि कई राज्य विधानसभाओं का भी सीधा प्रसारण होता है। क्या यह संभव है कि कम से कम उच्चतम न्यायालय की सुनवाई का सीधा प्रसारण हो ताकि अनावश्यक कहानियां जो मीडिया के माध्यम से फैलती है वह न फैले? उदाहरण के लिए 2G स्पेक्ट्रम मामले में मैं इसके पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। जब 2G स्पेक्ट्रम मामले में विशेष CBI न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया था उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? कई महत्वपूर्ण मामलों में मीडिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक दृष्टिकोण लेती है और संपूर्ण देश उसी दिशा में आगे बढ़ता है। अतः यदि फैसला मीडिया द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग आता है तो तब आप न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कारक है और इसी कारण मैंने यह पूछा कि क्या कम से कम महत्वपूर्ण मामलों का सीधा प्रसारण संभव हो सकता है ताकि देश के लोग यह समझ सके कि हमारी न्यायपालिका क्या है। तीसरा, मैं एक संसद सदस्य हूं। मेरी आय और परिसंपत्तियों का आकलन किया जाता है। मुझे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करनी है। सतर्कता आयोग इसकी जांच कर सकता है, परंतु न्यायपालिका के लोगों की परिसंपत्तियों और आय के बारे में क्या? उसकी जांच करने वाला कौन है? और उन्हीं कारणों में से एक कारण जिसकी वजह से न्यायिक प्रणाली की सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रश्न उठाए जा रहे हैं। एक सांसद सदस्य के रूप में मैं संसद के प्रति जवाबदेह हूँ। जब मैं चुनाव आयोग में अपने नामांकन पत्र दाखिल करता हूं, मुझे न केवल अपनी संपत्ति बल्कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चों और मेरे संपूर्ण परिवार की संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। यहां पर न्यायपालिका के लोगों के मामलों में इसका आकलन कौन करेगा? महोदय, मैं वीरप्पा मोइली जी से बात कर रहा था। मेरे विचार से वर्ष 1993 में जब न्यायाधीश रामास्वामी के महाभियोग का मामला सदन के समक्ष आया था, श्री कपिल सिब्बल जी आए और मामले में उनकी ओर से बहस की। प्रथम दृष्टि में साधारण हमारे मन में यही बने कि रामास्वामी दोषी है। मैं सदन में इस धारणा के साथ आया कि रामास्वामी एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं और उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल के द्वारा 1.5 घंटे बहस करने के पश्चात सभी एक साथ बैठे और कहा कि हम उनके महाभियोग में एक मत नहीं हो सकते। श्री कपिल सिब्बल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छी बहस कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी दिग्गज वकील हैं। आम लोगों के लिए उनकी फीस अदा कर पाना बहुत कठिन है। हम सदैव निःशुल्क विधिक प्रणाली के बारे में बात करते हैं। क्या इस देश के गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह मिल रही है? वह शुल्क जो हमें कई प्रसिद्ध वकीलों को अदा करना होता है वह निषेधात्मक है। अतः मैंने मेरे अच्छे मित्रों में से एक जो कि एक अग्रणी अधिवक्ता है उनसे पूछा कि उन्हें इतना धन क्यों मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वह नहीं चाहते कि उनके पास काफ़ी मामले हो और वह मामलों की संख्या को सीमित करना चाहते हैं। उसके बाद जब लोग उनके पास आते हैं तो वह और क्या कर सकते हैं, अतः वे अपने शुल्क को बढ़ा देते हैं। उन गरीब लोगों का क्या जो बेहतर कानूनी सलाह चाहते हैं, सरकार उन लोगों के बारे में क्या करने जा रही है? महोदय, हम गुणवत्तापूर्ण न्यायाधीश चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? यह केवल विधि महाविद्यालयों से हो सकता है। न्यायपालिका में हमारे कई न्यायाधीश विधि महाविद्यालयों से आ रहे हैं। हम विधि महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं। सरकार इस बारे में क्या कर रही है? देश में कई विधि महाविद्यालय निम्न स्तर के, निम्न स्थिति के और निम्न गुणवत्ता के हैं। अतः भारत सरकार और राज्य सरकारों को इसका समाधान खोजना होगा। मैं कोच्चि से आता हूं। हमारे यहाँ एर्नाकुलम विधि महाविद्यालय है जो कि देश के प्राचीनतम विधि महाविद्यालयों में से एक है। मैं कई बार वहाँ गया हूँ। वहाँ पर कोई भी अच्छा पुस्तकालय नहीं है और उसमें योग्य शिक्षक
की भी कमी है। यदि आप न्यायिक प्रणाली, उच्च न्यायालय और निचली अदालतों में बेहतर न्यायाधीश चाहते हैं तो शिक्षा प्रणाली को भी अच्छे स्तर का होना चाहिए और वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। अतः इस पक्ष के बारे में सोचा जाना चाहिए। मैं पुनः मीडिया के प्रभाव के साथ साथ न्यायपालिका की प्रतिक्रिया के मुद्दे पर आता हूँ। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हमारे यहाँ केरल उच्च न्यायालय में है। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ। समाप्त।